आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या है, क्यों परफॉर्म किया जाता है और किस तरह से डिसीजन ट्री एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले अगर डिसीजन ट्री एनालिसिस की बात की जाए तो डिसीजन ट्री एनालिसिस एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब एक मंसूबे के तहत एक रिप्रेजेंटेशन की जाती है जिसमें डिफरेंट डिसीजंस को शो किया जाता है और उन डिफरेंट डिसीजन की डिफरेंट चांसेस ऑफ अकरेंस को शो किया जाता है, मतलब उनका कितने परसेंट चांस है उस डिसीजन के हो जाने का, उस प्रोबेबिलिटी के साथ उस डिसीजन को एक ट्री शेप में परफॉर्म किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिसीजन ट्री एनालिसिस। अब जिस तरह डिसीजन ट्री एनालिसिस से पता चलता है कि डिसीजन ट्री एनालिसिस को डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर अगर बात की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ट्री एनालिसिस क्यों करती हैं, तो वो एक उनको बैलेंस पिक्चर शो करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्क या क्या रिवॉर्ड होगा किसी भी डिसीजन से रिलेटेड, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन उस रिवॉर्ड या रिस्क को जानने के लिए डिसीजन ट्री एनालिसिस बनाती है या डिसीजन ट्री एनालिसिस करती है। उसके अलावा डिफरेंट पॉसिबल कंसीक्वेंसेस के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं किसी भी डिसीजन से रिलेटेड, उनको एनालाइज करने के लिए, उनको जांचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन ट्री एनालिसिस का इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा डिसीजन ट्री एनालिसिस एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्वांटिफाई कर सके अपने वैल्यू ऑफ आउटकम को, कि जितना वो रिवॉर्ड देगा कोई भी प्रोजेक्ट, जितना आउटकम देगा उसकी वैल्यू को क्वांटिफाई कर किया जा सके, नंबर्स में लिखा जा सके। तो यहाँ पे इस वैल्यू को जो कि क्वांटिफाई की जाएगी, इस वैल्यू को कहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेसिस पर। जैसे अब लेट सपोज कि एक कंपनी है डिलॉयट कंपनी, जिसने फंड इन्वेस्ट करना है 1 मिलियन का अपने किसी प्रोजेक्ट में, और उसके पास अब दो ऑप्शंस हैं कि वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। आगे फर्दर वो ये कहता है कि उसको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 30% नए प्लांट में इन्वेस्टमेंट करे, और 30% न्यू प्लांट में इन्वेस्टमेंट करे और 70% ओल्ड प्लांट में इन्वेस्टमेंट करे। फर्दर ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करता है, अगर न्यू प्लांट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको नए प्लांट में 30% इन्वेस्टमेंट करने से 50% ये चांस है कि उसको बेनिफिट आएगा। और 70% के लिए फर्दर ये कहा गया है कि 70% से रिलेटेड जो न्यू ओल्ड डिमांड है वो 60% चांस है कि बढ़ेगा, और जो न्यू डिमांड है वो 40% चांस है कि बेनिफिट देगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो सारा डेटा दिया गया है ये 70% से रिलेटेड दिया गया है, और यहाँ पर 50% बेनिफिट न्यू इन्वेस्टमेंट अगर न्यू प्लान में की जाए तो उससे रिलेटेड दिया गया है। अब यहाँ पे हमने बनाना है डिसीजन ट्री और देखना है कि डिलॉयट कंपनी को ओल्ड डिमांड इंक्रीज करनी चाहिए या न्यू डिमांड इंक्रीज करनी चाहिए, ओल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या न्यू में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। डिसीजन ट्री पहले बनाने से पहले एक दो चीजें और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो डिसीजन ट्री में डिसीजन लेने का पॉइंट होगा उसको हमने स्क्वायर शेप में शो करना है, और जो चांसेस ऑफ आउटकम होगा, मतलब जो प्रोबेबिलिटीज हैं कि इतना चांस है किसी भी पॉइंट का कि इतना हम लोग रिवॉर्ड आएगा, तो उस पॉइंट को हमने सर्कल में शो करना है, और इस सर्कल में जो पॉइंट शो करना है इस पर एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी आउटकम की। तो अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर क्या करना है कि हमने डिसीजन जो लेना है, जहां पर बेस्ट ऑप्शन होगा, जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, उस वैल्यू पर हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले लेना है। तो हम अपने डिसीजन ट्री को इन तमाम जो रूल्स हैं इसके ऊपर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डिसीजन है वो फंड से रिलेटेड है कि कुछ भी ना किया जाए या इन्वेस्टमेंट की जाए। तो यहाँ पे हम उससे रिलेटेड अपने दो जो पॉइंट्स है डिसीजन को उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डिसीजन बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें फर्स्ट डिसीजन को हम D1 लिख देंगे जो कि इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कंपनी के पास, या तो वो इन्वेस्टमेंट करे या तो वो कुछ ना करे। तो डू नथिंग में तो जीरो बेनिफिट है, तो एक आउटकम जो होगा वो होगा डू नथिंग का, जिसमें 0 रुपीज का बेनिफिट है, और जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी यहाँ पे हमने उसको सर्कल में शो करना है कि वो आउटकम देगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा ऑप्शन है वो है इन्वेस्टमेंट करने का। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसके आगे फर्दर दो डिसीजंस हैं कि क्या न्यू में इन्वेस्टमेंट की जाए या ओल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो अब यहाँ पे दो नए डिसीजंस आ रहे हैं, तो अब क्या करना है कि इन दो नए डिसीजंस को बॉक्सेस में शो करना है।
तो यहाँ पर जो बॉक्सेस में शो किया तो एक पे हमने डिसीजन 2 लिख दिया, एक में डिसीजन 3 लिख दिया कि ओल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए या न्यू में की जाए। और यहाँ पे ओल्ड से रिलेटेड है कि 70% इन्वेस्टमेंट ओल्ड में करनी, ओल्ड 70% बेनिफिट देगा, और ओल्ड में 70% इन्वेस्टमेंट की जाए और 30% न्यू में की जाए। तो अब क्या करना है हमने कि ओल्ड के लिए इस 10 मिलियन को 70 से मल्टीप्लाई कर देना है 70% से, और यहाँ पर न्यू के लिए इस 10 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देना है 30% से। तो यहाँ पर 7 मिलियन की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर 3 मिलियन की वैल्यू आ जाएगी। अब इससे आगे फर्दर दो ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर तो ओल्ड में इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्या करेगा कि हमें दो तरह के बेनिफिट्स दे सकता है, दो तरह के आउटकम्स दे सकता है, जिसमें एक ये कहा गया है कि ओल्ड डिमांड इंक्रीज हो जाएगी 60% से और न्यू डिमांड इंक्रीज हो जाएगी 40% से। मतलब ओल्ड डिमांड इंक्रीज होकर 60% का बेनिफिट देगी और न्यू डिमांड इंक्रीज होकर 40% का बेनिफिट देगी। तो यहाँ पर दो आउटकम्स हैं, एक आउटकम है जिसमें 60% का बेनिफिट है और एक आउटकम है जिसमें 40% का बेनिफिट है। तो अब ये जो 7 मिलियन है, इस फर्दर 7 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.60 से जो कि 60% बनता है, और यहाँ पे भी इसी तरह 7 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 से, और ये कितना बनता है 4.2 और 2.8 बन गया आगे के दो ये जो आउटकम्स हैं इसकी सूरत में। और न्यू के लिए कहा गया है कि न्यू जो है वो 50% का बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3 मिलियन था और इसके आगे जो आउटकम आ रहा है वो आ रहा है 50% का। तो यहाँ पे 3 मिलियन को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से तो ये आ जाएगा 1.5 मिलियन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 पॉइंट्स हैं और ये जो आए हैं, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है प्रोबेबिलिटी को इनके साथ उसकी रिस्पेक्टिव आउटकम के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो आई हैं ये आई हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमने तमाम डिसीजंस को फॉलो किया। सबसे पहले हमने ये कहा था कि डिसीजन को स्क्वायर में लिखना है, तो हमने डिसीजन को स्क्वायर में लिखा जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स पे डिसीजन आ रहे हैं कि 10 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद ओल्ड में करना चाहिए या न्यू में करना चाहिए। तो इसमें हमने जो डिसीजंस हैं उनको स्क्वायर में शो कर दिया। उसके बाद ऑप्शंस या आउटकम पॉइंट्स को हमने सर्कल्स में शो करना है और उस पर एस्टिमेटेड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो आगे से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट हुई है 60% पे, वो हमने ये वाली जो वैल्यू है इस सर्कल के लिए कैलकुलेट की है और ये वाली जो वैल्यू है वो इस सर्कल के लिए कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर हमने सर्कल्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू और आने वाले आउटकम्स को लिख दिया और उसको हमने सर्कल्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट, नथिंग और 60, 40 और 50% के सर्कल्स हमारे शो हो रहे हैं कि ये हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था जिसकी बेसिस पे डिसीजन लेना है, वो डिसीजन पॉइंट वो होगा जहां पे बेस्ट ऑप्शन होगा, और बेस्ट ऑप्शन के लिए हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जिस पे सबसे ज्यादा होगी वो हमने चूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आउटकम्स हैं, लास्ट में 3 सर्कल्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा आउटकम या एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास 4.2 की है, क्योंकि 2.8 और 1.5 जो है मिलियन रुपीस, ये 4.2 मिलियन रुपीस से कम है। तो ऑर्गेनाइजेशन रुपीस 4.2 मिलियन वाले डिसीजन को एक्सेप्ट करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी, ओल्ड में इन्वेस्ट करेगी, और ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड में इन्वेस्ट करके 60% बेनिफिट हासिल कर सकती है जो कि 4.2 मिलियन का है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन नंबर 2 लेगी कि उसने ओल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे उसको 60% बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या है, डिसीजन ट्री एनालिसिस क्यों परफॉर्म किया जाता है और डिसीजन ट्री एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है।